हेलो स्टूडेंट, देखिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है, ठीक है, जो यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो इस बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शिक्षा कैसी थी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शिक्षा कैसी थी उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी, तो मैं आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, हमारी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी जब प्राचीन काल था, तो स्टार्टिंग में एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस तरह से स्टार्ट हुई, या हमारे पास्ट में कौन कौन से यूनिवर्सिटी बनी, कौन कौन से विश्वविद्यालय बने, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज़ अब हमें इंडियन आर्ट और कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे, शिक्षा ही हमारी वो माध्यम होती है जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति सभ्यता को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, भारत में शिक्षण संस्थानों को हमेशा से ही एक मंदिर के रूप में मानते हैं, मतलब कि जो हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, उनको एक मंदिर के रूप में माना जाता है, क्योंकि उससे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से भारत में प्राचीन काल से ही सीखने की संबंध परंपरा रही है। प्राचीन भारत में भारतीय समाज के आदर्श और मूल्यों को शिक्षा प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया है ना। और अब देखिए, हम जैसे भारत में विभिन्न जगह विश्वविद्यालय विकसित हुए, जैसे तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है जहाँ पर शिक्षा का केंद्र थे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं ये। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें हमें कानून, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, कला आदि में उच्च अध्ययन के लिए जाना जाता था। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, तो उस नालंदा विश्वविद्यालय में भी जैसे हमारी इंडिया से बाहर के लोग भी आए हमारे इंडिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक थे इत सिंह हेनसांग थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने क्या किया था, हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय थे वहाँ से जानकारी प्राप्त की थी, वहाँ स्टडी की थी इन्होंने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया में काफ़ी पास्ट से ही, बहुत पुराने ज़माने से ही शिक्षा का धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ये विश्व के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों के आकर्षण का केंद्र था, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो काफ़ी सारे बाहर के यात्री आए थे जिन्होंने यहाँ पर इंडिया में आकर, हमारे भारत में आकर ज्ञान प्राप्त किया था। अब हम पास्ट की बात करें, अगर हम प्रेजेंट की भी बात करते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, नई नई पॉलिसी एजुकेशन के लिए लाते हैं, जिससे हमारी शिक्षा का ठीक से उत्थान हो सके। अब प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी। ठीक है, जैसे वैदिक काल में शिक्षा की एक अनूठी प्रणाली थी। इसमें कई ऐसे विशेष गुण थे जो विश्व के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाए गए। प्राचीन प्रणाली जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था पास्ट में, वो अनौपचारिक औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर जोर देता था, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, शिक्षा का जो केंद्र था वो गुरुकुल थे, गुरुकुल और वन, है ना। इन गुरुकुल और वन विद्यालय जो थे वो सामान्य थे, नदी के किनारे स्थित होते थे। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध था, यानी शिक्षक और छात्रों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे, है ना। वो एजुकेशन को लेकर विद्यार्थी शिक्षक को अपने माता पिता के समान मानते थे। गुरु एवं शिष्य दोनों में विचारों का आदान प्रदान होता था, और वे एक समान मत सिद्धांत से जुड़े होते थे। जो छात्र वगैरह होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, उनको काफ़ी कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। शिक्षा जो थी इस टाइम पर निःशुल्क थी। ठीक है, यानी शिक्षा के लिए कोई भी पैसे वैसे नहीं देने पड़ते थे। छात्रों को गुरुकुल या आश्रम में शिक्षा के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता था। शिक्षा में आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों का समावेश एक अनूठी विशेषता थी।
विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का पालन करते थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा थी जो दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, ठीक है। और जो छात्र होते थे वो अपने शिक्षक को माता पिता के समान मानते थे। अब वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का क्या हुआ? वैदिक युग में शिक्षा को समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त था, ठीक है। जो वैदिक युग था उसमें शिक्षा को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था। पवित्रता की भावना का समावेश शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता थी। लेखन कला के बिना, समझ रहे हैं ना आप, लेखन कला के बिना शिक्षा के अभ्यास के माध्यम से संस्कृति का प्रसार किया जाता था, ठीक है। लेखन कला के बिना भी, ठीक है, यानी जो वर्बली पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब वैदिक प्रणाली में सीखने के 3 चरण होते थे, जैसे श्रवण का मतलब होता है, श्रवण का मतलब सुनना होता है, ठीक है। मन का मतलब होता है हम किसी चीज़ को सुनना है, उसको आत्मसात करना, समझना, और निधिध्यासन ध्यान लगाना, ठीक है। गुरुकुल, टोल, परीक्षा, सम्मेलन आदि शिक्षा के प्रमुख स्थान थे। शिक्षा का जो माध्यम था आमतौर पर संस्कृत होता था, ठीक है। शिक्षा शुरू होने से पहले उपनयन संस्कार किया जाता था, ठीक है। शिक्षा शुरू होने से पहले उपनयन संस्कार किया जाता था। इसे शिक्षक द्वारा छात्र की स्वीकृति के रूप में जाना जाता था। स्वाध्याय को अधिक महत्व दिया जाता था। तो हम एक तरह से मान सकते हैं जो हमारा वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था उसमें शिक्षा को काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान प्राप्त था, है ना। शिक्षा के 3 ही चरण थे, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब होता है आत्मसात करना, और निधिध्यासन का मतलब होता है ध्यान लगाना, ठीक है। गुरुकुल, टोल, परीक्षा, सम्मेलन आदि शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। शिक्षा का माध्यम जो था ना वैदिक काल में वो संस्कृत हुआ करता था, ठीक है। शिक्षा शुरू होने से पहले छात्र को उपनयन संस्कार कराना पड़ता था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे वैदिक युग में महिला शिक्षा कैसी थी? वैदिक समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार किया जाता था। महिला मतलब कि महिला जो थी ना वो भी, उनके लिए भी, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा का प्रावधान था। जैसे गार्गी है, पाला है, मैत्रेयी है आदि जैसी विदेशी महिलाओं के संदर्भ मिलते हैं। जैसे काफ़ी पुरानी महिलाएं थी, स्त्री थी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध शिक्षा। वैदिक काल के बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली की स्टार्टिंग हुई थी, है ना। बौद्ध शिक्षा जो दी जाती थी इनके लिए प्रमुख शिक्षण स्थान मठ और विहार थे, ठीक है। देखिए सबसे प्राचीन टाइम में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में। उसके बाद आया वैदिक काल। वैदिक काल में ये शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल है, टोल है, परिषद है, सम्मेलन में। और जब बौद्ध काल आया, है ना, बौद्ध शिक्षा जो दी जाती थी वो मठ और विहार में दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा की 3 मुख्य विशेषताएं थी, अनुशासन, ध्यान और ज्ञान, ठीक है। बौद्ध शिक्षा की 3 विशेषताएं थी, अनुशासन, ध्यान और ज्ञान। छात्रों को मठों में जब वो प्रवेश करते थे तो उन्हें पबजग समारोह का आयोजन कराया जाता था, है ना। पबजा का मतलब होता है अपने परिवार से सारे संबंध तोड़कर अपनी स्टडी के लिए वहाँ जाया करते थे छात्रों के मठों में प्रवेश के बाद पबजा समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसके बाद उन्हें परिवार के साथ सारे संबंध तोड़ने पड़ते थे। पबजा समारोह के बाद 12 साल तक शिक्षा जारी रहती थी। उसके बाद उपसंपदा समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसके बाद एक नवशिक्षित छात्र भिक्षु बन जाता था, ठीक है। यानी 12 साल की वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। स्टार्टिंग जो होती थी पबजा संस्कृत समारोह के थ्रू होती थी, और उपसंपदा के थ्रू उसमें जो छात्र होते थे वो भिक्षु बन जाते थे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन महत्वपूर्ण था, है ना। धार्मिक पुस्तकों के धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से आध्यात्मिक था। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी शिक्षा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, बौद्ध काल में शिक्षा कैसी थी। देखिए वैदिक काल में जो स्त्रियाँ थीं उन्हें क्या कहते हैं शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, अच्छे से उनमें शिक्षा दी जाती थी स्त्रियों को भी। लेकिन बौद्ध काल में इसमें स्त्रियों की शिक्षा को महत्व
कम दिया गया है, ठीक है, बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा जो थी। अब फिर आता है हमारा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में सबसे इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला महाविहार। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी ईपू यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिंधु नदी के पूर्वी तट पर, ठीक है, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था। इसे शिक्षा के सबसे प्राचीन केंद्रों में से माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक हूण आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट किए जाने तक बौद्ध धर्म की शिक्षा सहित शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था, ठीक है। जब 5वीं शताब्दी में क्या हुआ था, हूणों ने आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया था, तब तक भी इसको शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म के अलावा भी इसमें काफ़ी, अब देखिए, तक्षशिला के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में वेदों का अध्ययन, बौद्ध धर्म के अलावा भी वेदों का अध्ययन, 18 कलाएं जैसे तीरंदाजी, शिकार करना, कानून, चिकित्सा, सैन्य विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि शामिल थे, है ना। इसने विश्व भर के छात्रों को आकर्षित किया, है ना। यहाँ पर हमारे इंडिया के बाहर के जो छात्र थे वो भी स्टडी करने आते थे, ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तक्षशिला के महत्वपूर्ण जो शिक्षक थे उनमें थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, और थे आचार्य चाणक्य, है ना, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, है ना। मतलब कि चाणक्य ही वो थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में मदद की थी, ठीक है। कुमारलता, बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक मत के संस्थापक कुमारलता, यानी पाणिनि, चाणक्य और कुमारलता यहाँ पर शिक्षक हुआ करते थे। अब तक्षशिला के प्रमुख छात्र कौन हुआ करते थे, जैसे कि प्रसेनजीत, जो बुद्ध के उपासक थे, है ना। कौशल राजा प्रसेनजीत बुद्ध के उपासक। जीवक, है ना, जीवक बुद्ध और बिंबिसार के निजी चिकित्सक थे। चरक, है ना, चिकित्सा के जनक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के क्या थे, छात्र। तो मैंने आपको प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी इसके बारे में आपको पढ़ाया। देखिए, मैंने आपको आधा चैप्टर पढ़ाया, आधा चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।